हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे TGT एस्टेट हिंदी सिलेबस। कई सारे कमेंट आए हुए थे कि मैम TGT का भी सिलेबस बताइए, क्योंकि मैंने PGT हिंदी का सिलेबस डिटेल से डिस्कस करके बताया है कि आपको NCERT वर्सेस हिंदी साहित्य किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो जिसने PGT वाला नहीं देखा है वो ज़रूर देखें, उसमें मैंने एक एक बात को डिफाइन किया है कि ये जो सिलेबस है PGT का, जो आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। और हमारे चैनल पर तो कंटिन्यू, आज तो मैं किसी कारण से लेट हो गई थी, तो कल से आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी, पाठ्यक्रम के अनुसार मिलेंगी और मैंने कंटेंट तैयार करके रख लिया है। तो आज हम TGT एस्टेट हिंदी सिलेबस पर डिटेल से डिस्कस करेंगे और सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि पिछली बार जो एस्टेट का सिलेबस था उसमें बच्चों ने NCERT पर ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि उन्होंने ये सोचा था कि सिलेबस दे दिया तो सिलेबस में ज़्यादातर NCERT कवर किया गया था, तो सभी ने ये सोचा कि NCERT पढ़ने से तुम्हारा एस्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। इन सभी बातों पर मैं विस्तार से डिस्कस करूंगी, लेकिन इससे पहले आपको कहूँगी कि सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही मैं हर वीडियो में भूल जाती हूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल है SY हिंदी प्लेटफॉर्म। आप ऐसे सर्च करें, चाहे स्मॉल लिखे चाहे कैसे भी लिखें, PLATFORM, ये इसकी स्पेलिंग है। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है और मेरा यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। क्यों ज्वाइन कर ले? क्योंकि बच्चे कई बार कमेंट कर रहे थे कि मैम सिलेबस दीजिए, एग्जाम PGT HPSC के एग्जाम डेट नहीं पता चला। तो सब कुछ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ये डाल रखे हैं। जैसे मेरे पास ये PDF फॉर्म में होते हैं, मैंने ये सारे टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल देती हूँ। इसलिए आप आज ही टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिए और आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक देती हूँ वो कई बार ओपन नहीं होता है। तो मैंने आज आपको टेलीग्राम चैनल का नाम दे दिया है। वैसे व्हाट्सएप चैनल भी मैंने बनाया था, लेकिन व्हाट्सएप चैनल पे थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है इस तरीके की PDF डालने में, ठीक है। तो लेकिन व्हाट्सएप सेफ बहुत है और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। तो अब ये मेरे पास है हिंदी का सिलेबस, और जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ इसमें टोटल आप देख रहे होंगे जैसे कि ये 21 पेजेस हैं। इसमें देखो, ये घूमता हुआ आपको दिख रहा होगा, इसमें ये चला जाता है। इसमें 21 पेजेस हैं, 21 नहीं, टोटल इसमें दिखा देती हूँ आपको। टोटल इसमें 21 पेजेस हैं। इसी तरीके से मैंने PGT का भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है और ये TGT का भी डाल दूंगी। इसमें केवल हिंदी का ही सिलेबस नहीं है, इसमें सभी सब्जेक्ट का सिलेबस है, और जो आपका कॉमन पोर्शन है उसका भी इसमें सिलेबस है, जैसे कि आपका CDP है, या जैसे ये रहा, ये सारा आपका सिलेबस यहाँ पर है, ठीक है। तो ये PDF मैं वहाँ पर डाल दूंगी, लेकिन आज हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे हिंदी के सिलेबस पर, और हिंदी का सिलेबस भी उस पर डिस्कस करेंगे जो आपका 60 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। अब देखो, जब तक अब सारी रणनीति मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको एस्टेट की तैयारी करनी है, क्योंकि कई कमेंट थे कि मैम कई सालों से लगे रहे हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल भी हमारे साथ जुड़े हुए थे लेकिन उनका एस्टेट नहीं हो पाया। तो एस्टेट, पहली बात तो पहली ही शर्त है कि जो ये सिलेबस आपका है, इस सिलेबस का जो प्रिंट आउट आप ले लें, हार्ड कॉपी आप ले लें और अपने सम्मुख रखें, अपने पास रखें जहाँ भी आप पढ़ते हैं। एक एक टॉपिक उठाइए, चाहे ये टॉपिक आपको किसी बुक में मिले, चाहे आपको किसी यूट्यूब चैनल पर मिले, वहीं से आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिए। जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो सबसे पहले आप उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप तैयार करते जाएं, ठीक है। लेकिन एक बुक, और अगर आपसे बुक में अकेले से नहीं पढ़ा जाता, अपने आप से नहीं पढ़ा जाता, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप किसी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे। मैं ये नहीं कह रही कि आप हमारे कोई अच्छा चैनल फॉलो करें। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पढ़ना है। दूसरी बात मैं आपको बता रही थी कि NCERT वर्सेस हिंदी साहित्य किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे, तो हिंदी साहित्य को दे या NCERT को, ठीक है। अब इस पर चर्चा करते हैं। अब मैंने PGT में भी डिटेल से बताया है
कि एनसीईआरटी जैसे कि आपका 60 मार्क्स का है, एस्टेट आपको क्वालिफाई करने की मैं रणनीति बता रही हूँ, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट पीजीटी के हैं वो टीजीटी का भी देते हैं। कोई एक आध स्टूडेंट होता है जिसका टीजीटी निकल जाता है और पीजीटी रह जाता है। ठीक है, अगर किसी स्टूडेंट ने यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य पढ़ रखा है फिर तो उसे एस्टेट की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे कि मैंने यूजीसी नेट की तैयारी की थी हिंदी की, तो मेरा नेट निकला, मैंने कभी एस्टेट की अलग से प्रिपरेशन नहीं की। अब मैं आपको इसकी बताती हूँ कि आपको कैसे करना है। जैसे कोई, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो बिल्कुल न्यू होंगे, तो उनके लिए थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो एस्टेट है 150 मार्क्स का आता है, एक प्रश्न 1 नंबर का होता है, तो 150 नंबर का आपका एस्टेट हो गया। और एस्टेट जो है 3 लेवल्स पर कंडक्ट किया जाता है हरियाणा में, तो लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। तो लेवल 1 जो होता है वो पीआरटी का होता है, और लेवल 2 होता है वो टीजीटी का होता है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ये प्राइमरी टीचर, और ये होता है पीजीटी का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। और पीआरटी के लिए जेबीटी कंपलसरी है, जेबीटी एस्टेट क्वालिफाई होना चाहिए। टीजीटी के लिए बीए प्लस एस्टेट होना चाहिए टीजीटी का, और बीएड होनी चाहिए। और पीजीटी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए, प्लस में बीएड होनी चाहिए, और पीजीटी लेवल का एस्टेट क्वालिफाई होने चाहिए। तभी आप हरियाणा में शिक्षक भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवार होंगे। ठीक है, इसे एस्टेट को है, एस्टेट की फुल फॉर्म है हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें फुल फॉर्म नहीं पता होगा, मुझे अच्छे से पता है। तो हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो ये 150 और ये साल में एक बार कंडक्ट करवाई जाती है, और ये लगभग नवंबर दिसंबर में होती है। पिछले 2 सालों से लगातार ये दिसंबर में हो रही है, 2 या 3 सालों से। और एक और बात पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो सिलेबस है हमारे पास, इससे पहले यानी कि 2023 से पहले एस्टेट का कोई सिलेबस नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सिलेबस निर्धारित कर कर अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी थी, क्योंकि मैंने पुराने पेपरों से ये एस्टिमेट लगाया था कि कहाँ से कितने नंबर का किस में से क्या पूछा जाता है, और वही सेम सिलेबस में भी निकला। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस है। वैसे अब तो साइट पे दे दिया है, तो ये सिलेबस मैं दिखा रही हूँ। अगर कोई बच्चा इससे पुरानी वीडियो देखता है पिछले साल वाली, तो भी सेम ही सिलेबस है, उसमें भी मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रखा है। अब बात करते हैं कि पढ़ना कहाँ। 150 नंबर पर बात कर रही थी मैं, तो 60 नंबर का आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसका आता है। 30 नंबर की आपके पास साइको आती है। ठीक है, साइको आती है। उसके बाद 30 नंबर की हिंदी और इंग्लिश आती है। तो हिंदी, इसके पीछे का लॉजिक है मैं आपको बताऊंगी। हिंदी 15 नंबर की और इंग्लिश भी 15 नंबर की। ठीक है, उसके बाद 30 नंबर का आता है रीजनिंग 10 नंबर की, रीजनिंग 10 नंबर की, मैथ 10 नंबर का, और रीजनिंग मैथ और हरियाणा जीके, हरियाणा जीके आती है 10 नंबर की। ठीक है, अब इन्हें पढ़ें कैसे और कितने टॉपिक हम पढ़ें, कि किससे क्या सारा पढ़ें। आप कहेंगे कि मैम हमें मैथ नहीं आता, हमें हरियाणा जीके नहीं आती, हमें रीजनिंग नहीं आती। तो भाई नहीं आती तो आप टेंशन ना ले, 10-10 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले आपको मजबूत करना है इस 60 मार्क्स को। ठीक है, क्योंकि अब ये कितने हो गए, 90 और 30 120, और 120 प्लस 30 150 आपके टोटल मार्क्स हो गए हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे जी 60 मार्क्स की तैयारी कैसे करें। अब 60 मार्क्स को अगर मैं तोड़ूं, तो आपको ये मैं इसलिए तोड़ के बता रही हूँ कि आपको ये किस पर फोकस ज़्यादा करना है। इसमें से हार्डली आपके 6 या 7 क्वेश्चन तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिए, 5 या 6 क्वेश्चन ही आते हैं, कभी कभार 7 भी दे देते हैं। ये आते हैं आपके NCERT की बुक से। और जो स्टूडेंट टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको NCERT पढ़नी है 6 to 8, यानी कि आपको 3 क्लासेस की NCERT पढ़नी है, 6th 7th और 8th। अब आप कहेंगे कि मैम क्या तीनों क्लासेस की NCERT पढ़ना पॉसिबल है। अभी टाइम आपके पास हमेशा कम ही रहता है, इस बार तो नोटिफिकेशन फिर भी बहुत पहले आ गया, अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकले हैं। कोई स्टूडेंट इस वेट में मत रहना कि जब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेंगे तब से हम तैयारी करेंगे, तो 1 महीने में कुछ भी नहीं होगा,
कम से कम आप 5 महीने पहले या 6 महीने पहले आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। उसी बच्चे का एस्टेट होगा। चाहे आप ये अपने मन में ना बैठा के बैठें कि मैं 1 महीने पढ़ लूँगा, 1.5 महीने पढ़ लूँगा तो मेरा एस्टेट पास हो जाएगा। वो तभी होगा जब आपकी पहले से तैयारी है, तभी आप 1-1.5 महीने में सारा रिवाइज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कम से कम 5-6 महीने, अब 5-6 महीने भी नहीं तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपको डेट दे दी गई है, तो 3 महीने भी सफिशियंट है। अगर फ्रेश कैंडिडेट है, अगर मन लगाकर सारा सिलेबस कवर कर लेता है तो उसका भी क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी आपको कि 60 मार्क्स में से 5 से 6 क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी 6 to 8 पढ़नी है तो एक एक चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम है, आपने पहले से अपना हिंदी साहित्य कंप्लीट करके रख रखा है, आपने साइकोलॉजी पहले से पढ़ रखी है और आप ये नहीं चाहते कि मेरा एक भी नंबर कटे, तो आप एनसीईआरटी का एक एक पार्ट पढ़िए। मैं मना नहीं करती, अच्छी बात है, आपको नॉलेज होगी। लेकिन एनसीईआरटी का जो 6th क्लास की जो बुक लगी हुई है उसका कंटेंट आपके पास दिया होगा, फिर 7th का, फिर 8th का। ये मैं तब बता रही हूँ आपको शॉर्ट टाइम में कैसे पढ़नी है एनसीईआरटी, वो स्ट्रेटजी अब हम डाल लेते हैं, जान लेते हैं, ताकि आप 5-6 नंबर अपने पक्के कर सके। अब टीजीटी जैसे एग्जाम में सीधे तौर पर ये पूछा जाता है, किसी जैसे कि एनसीईआरटी 6 to 8 क्लास तक की किसी भी एक चैप्टर का नाम उठा लेंगे और आपसे पूछेंगे कि ये हिंदी की किस विधा का नाम है, या इसका उद्देश्य क्या है, या इसमें क्या कुछ कहा गया है। ठीक है, ये 2 या 3 बातें ही आपसे एनसीईआरटी की चैप्टर से पूछते हैं। तो ये मैंने एक कंटेंट की पिछले साल एक वीडियो बनाई थी कि 6 to 8 तक जो चैप्टर हैं, या फिर वो नहीं भी देखना चाहे तो मैं दूसरी डाल दूंगी। लेकिन कोई बच्चा ये चाहता है कि मैं फटाफट अपनी तैयारी करूं, मैम वीडियो डालने में टाइम ले लेगी, तो वो मेरी पुरानी वाली वीडियो देख ले, क्योंकि मैंने भी पिछले साल अच्छे से तैयारी करवाई थी। लेकिन एनसीईआरटी मैंने बहुत ज़्यादा करवाई थी क्योंकि बच्चों के कमेंट्स मेरे पास इतने आ रहे थे कि मैम 6th एनसीईआरटी पूरी करवाओ, 7th की एनसीईआरटी पूरी करवाओ। तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ा दी, क्योंकि मैंने हिंदी साहित्य अपने चैनल पर पहले से पढ़ा रखा था। तो मैंने ये मान लिया था कि आपने हिंदी साहित्य पढ़ लिया होगा और अब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। वैसे मेरा चैनल है तो मेरा तो काम है कि मैं तो एनसीईआरटी भी डालूंगी और हिंदी साहित्य भी डालूंगी, लेकिन आपको कौन से पोर्शन को ज़्यादा टाइम देना है वो आपको देखना है। अब मैंने बता दिया 5 या 6 नंबर का आएगा, तो उसमें से आपको एनसीईआरटी को कितना टाइम देना है। शॉर्ट टाइम में अब आप एनसीईआरटी की कैसे तैयारी करें, जैसे कि आप एक बुक उठा लें, किसी से मांग लें अपने आस पड़ोस में जो 6th क्लास में पढ़ता हो, उसके जैसे हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं, मान लो 1 से लेकर 12 या 13 तक चैप्टर हैं, सभी चैप्टर के नेम, उनके राइटर के नेम, और उसके बाद उस पाठ का उद्देश्य और थोड़ा बता अगर उसके पात्रों के बारे में पता है तो आप वो भी उसके बारे में लिख लें। वैसे पात्र ज़्यादातर पूछते नहीं हैं, कोई इंपॉर्टेंट कथन पूछ लेते हैं कि ये कथन किसने कहा था, जैसे कि एक बार लाख की चूड़ियों वाले में से पूछा था टीजीटी में। ठीक है, तो इतना पढ़ना है आपको। उसके बाद शॉर्ट टाइम की ट्रिक है ये। उसके बाद इसी तरीके से आप 7th के कंटेंट उठाइए, कंटेंट में आपको चैप्टर नेम और चैप्टर का जो राइटर है वो मिलेगा, और हिंदी की क्या विधा है ये आपको पता लगाना है। अगर ये सब आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ये सब बना कर दे दूंगी। उसके बाद ऐसे ही आपको 8th क्लास की एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपके पास टाइम है तो आप चैप्टर पढ़िए, मैं आपको मना नहीं करती। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चैप्टर का नाम, एक चैप्टर का राइटर, और दूसरा उसमें से किसी का महत्वपूर्ण कथन या उस कहानी का उद्देश्य क्या है उसके बारे में 3-4 पॉइंट दे देंगे और आपसे पूछ लेंगे। यही सेम स्ट्रेटजी टीजीटी की है और यही सेम पीजीटी में भी ऐसे ही करना है, लेकिन पीजीटी की तो वीडियो मैंने आपको डाल दी है। तो ऐसे आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अब 6 में से मैंने बांट दिया, 60 में से 5 या 6 नंबर आपके एनसीईआरटी से आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके 18 से 20 जो क्वेश्चन है वो हिंदी ग्रामर में से आएंगे।
हिंदी ग्रामर में से। अब हिंदी ग्रामर को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है क्योंकि 15 मार्क्स की जो हिंदी कॉमन हिंदी आती है उसमें भी आते हैं। तो अगर आपको देखें, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो हिंदी व्याकरण जो है, जो 60 क्वेश्चन आएंगे, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो इसमें हिंदी व्याकरण आपका 18 से 20 नंबर का आएगा। इस पे आपको अच्छे से फोकस करना है। हिंदी व्याकरण आपको जम के पढ़ना है। अब हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन बच्चों के अधिकतर सही नहीं होते हैं। जो कॉमन हिंदी आती है वो तो बहुत ही टफ लगती है सभी को, जैसे कि मुझे कमेंट से पता चलता है। और जब तक मैंने तैयारी नहीं की थी मुझे भी बहुत ही टफ लगता था, ठीक है। लेकिन अब जब मैंने तैयारी की तो 13 और 14 नंबर तक मेरे आए हुए हैं 15 में से, ठीक है। अब आपको 60 में से बता रही हूँ कि 5 और 6 तो एनसीईआरटी से आ जाएंगे। 18 से 20 क्वेश्चन आपके हिंदी व्याकरण के होते हैं। तो इनमें से आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको क्या करना होगा। आप रियल में चाहते हैं कि मेरा स्टेट क्वालिफाई हो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा ले, कम से कम 3 सालों के, ठीक है। जैसे कि 2024 का है तो 23, 22, 21 और 20 तक के आप क्वेश्चन पेपर ले लें। उसमें जब अगर आप हिंदी व्याकरण की तैयारी करें तो केवल उन पर आप हिंदी व्याकरण के प्रश्नों पर फोकस करें कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछ रखा है। आप एक बार मात्र पढ़ लें बस, आपको उसका आंसर आए या ना आए, पढ़ लिया। उसके बाद फिर आप हिंदी व्याकरण की तैयारी शुरू करें। जैसे कि आपने किसी विशेषण का प्रश्न देखा कि मुझे पहाड़ की ऊंचाइयों पर चढ़ने से डर लगता है, तो इसमें पूछा कि किस प्रकार का, तो ऊंचाइयों शब्द आ गया इसमें, तो किस प्रकार का विशेषण है, तो ऊंचाइयों, ये अनिश्चयवाचक कुछ इस प्रकार से एक प्रश्न था, मुझे पूरी तरीके से ध्यान नहीं है। तो जब आप विशेषण पढ़ेंगे तो ये नहीं कि आपने परिभाषा पढ़ के छोड़ दी विशेषण की और भेद के नाम रट लिए, ऐसा आपसे नहीं पूछेंगे। आप जब भी विशेषण का टॉपिक पढ़े या कोई भी टॉपिक पढ़े, परिभाषा पढ़े उसकी, ठीक है, भेद पढ़े, भेदों की परिभाषा पढ़े, लेकिन हर भेद के साथ कम से कम 3 और 4 उसके उदाहरण जरूर पढ़ें और उस पर थोड़ा फोकस करें। और फिर आपका ध्यान आएगा कि अरे हाँ, पिछली बार कुछ इसी तरीके का प्रश्न पूछा था, मैंने पेपर देखा था, ठीक है। ये मैं अपनी ट्रिक बता रही हूँ। तो इस प्रकार से आपको सारे टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक इसी प्रकार से साइकोलॉजी आपको समझ नहीं आ रही तो पीछे के 3-4 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएं। अगर आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैम सोल्व करवाए तो मैंने अपने SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर 2-3 सालों के शायद प्रीवियस ईयर पेपर भी डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। वीडियोस में जाकर आप थोड़ा सा 2-4 मिनट आपको लगेंगी, आप स्क्रॉल करते जाएं, आपको नीचे वीडियो 7-8 महीने बाद आपको वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। तो कैसे पढ़ना है आपको क्या बता रही थी मैं कि आपको साइकोलॉजी भी इसी प्रकार से पढ़नी है। अब साइकोलॉजी के मैं आपसे मेरे से पूछेंगे तो मैंने खड़े केवल 10 पेजेस के नोट्स बनाए थे और 25 से 26 नंबर आराम से ले लिए थे, ठीक है। और मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, सिर्फ यूट्यूब का कहीं से कोई एक टॉपिक देख कर जैसे कि मैंने पढ़ लिया था, ठीक है। और साइकोलॉजी में एक सबसे अच्छी ट्रिक बताऊंगी कि साइकोलॉजी के शब्दों को हिंदी में न पढ़ के अधिकतर आप इंग्लिश में पढ़े, क्योंकि इंग्लिश का आप तुरंत देखते ही टिक लगा देंगे और हिंदी में कभी उसका मीनिंग कुछ दे देते हैं, कभी कुछ दे देते हैं और समझने में दिक्कत होती है। तो इंग्लिश के शब्द आप ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पढ़ें तो इंग्लिश के शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, ठीक है। तो ये थे भाई 18 से 20 क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पढ़ने उसकी रणनीति। उसके बाद 60 में से बाकी जो बच गए आपके, तो मैंने बताया, मान लो मैं 18 क्वेश्चन मान लेती हूँ और 5 क्वेश्चन मैं मान लेती हूँ किसके, हिंदी ग्रामर को, तो 23 हो गए। अब 60 में से अगर हम 23 या 24 मान लो, ये क्वेश्चन अगर हम माइनस कर देते हैं तो 17 और 15 में से 35 या 35 आप मान लो, 1-2 नंबर इधर उधर, तो इतने क्वेश्चन आपके हिंदी साहित्य से आएंगे। अब हिंदी साहित्य वाले में आपको कैसे पढ़ना है, तो ये पहले मैं स्ट्रेटजी बता रही हूँ, उसके बाद मैं सिलेबस भी बताऊंगी। तो 37 आप देख रहे होंगे स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। तो जब तक आप अपने हिंदी साहित्य का जो 60 मार्क्स वाला पोर्शन है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, उस पर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका एस्टेट आपको टफ लगेगा ही लगेगा। अब देखो मैं वीडियो डालूंगी कल से, अब मैं उस पर लिखूंगी ऊपर कि TGT PGT, क्योंकि मैं तो लिखूंगी क्योंकि वो TGT के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उतनी ही वो वीडियो PGT के लिए है और उतनी ही वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है, ठीक है। तो आप उसमें से आप नहीं देखें, क्योंकि मैं बार बार बताती हूँ कि हिंदी साहित्य सभी के लिए अलग नहीं होता, एक जैसा होता है। PGT का थोड़ा लेवल
थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, टीजीटी में वो बात आसानी से पूछ लेते हैं। जैसे एक कामायनी का एक प्रश्न उठाते हैं तो टीजीटी में पूछ लेंगे, मान लो रामचरितमानस ले लेते हैं कि टीजीटी में पूछ लेंगे कि रामचरितमानस की जो रचना है वो कौन सी भाषा में हुई, तो पूछ लेंगे अवधी में, ठीक है। ये तो टीजीटी के लेवल का हो गया। फिर पीजीटी में पूछ सकते हैं कि रामचरितमानस के आपको 4 पॉइंट्स दे देंगे, इनमें से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ लेंगे किसी राइटर का नाम लेकर या कुछ और कि उसने इसके बारे में क्या कहा है। बस इस तरीके से डिफिकल्ट लेवल बढ़ता है प्रश्नों का। तो आप टॉपिक को जरूर पढ़ें। टीजीटी, जैसे मैं पीजीटी के लिए वीडियो डालती हूँ हिंदी साहित्य की, तो टीजीटी वाले भी उसे जरूर देखें, क्योंकि अगर आपको चारों तरफ की नॉलेज होगी तो प्रश्न करना आपके लिए आसान होगा। ऑप्शन से निगलेक्ट करें आप, ठीक है, ऑप्शन से कट करें। जैसे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, तो सबसे पहले एक ऑप्शन तो ऐसा होता है कि आपको कंफर्म पता होता है कि ये तो नहीं है, जैसे ए, बी, सी और डी। तो पहले आप ऑप्शन से जो नहीं आता उसे कट कीजिए, फिर आप करेंगे कि ये भी नहीं है तो ये हो सकता है, तो उसमें आपकी 50% पॉसिबिलिटी हो जाती है प्रश्न के सही होने की, ठीक है। तो हिंदी साहित्य आपको कैसे पढ़ना है, अब हिंदी साहित्य का अब यह सिलेबस आप देखेंगे तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा कि आपको नाम दिया हुआ मिलेगा, जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि पहली लाइन में दिया हुआ है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य, यानी कि हिंदी भाषा की मैं जितनी भी वीडियो डालूं तो आपको वो सारी देखनी है, चाहे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हो, चाहे देवनागरी लिपि का विकास हो, चाहे देवनागरी लिपि के विकास में योगदान हो, चाहे संस्थाओं का योगदान हो, चाहे मानकीकरण हो, तो ये आपको सारा पढ़ना है हिंदी में। हिंदी की बोलियों का वर्गीकरण हो, कौन सी बोली कहाँ पर बोली जाती है, तो हिंदी भाषा का आपको सारा पढ़ना है। और साहित्य का इतिहास, हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। अब साहित्य का इतिहास का क्या मतलब हुआ, ये हिंदी साहित्य का इतिहास कह रहा है, और हिंदी साहित्य के इतिहास को हम देखें तो लगभग 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में, यानी कि आदिकाल, आप सभी वाकिफ होंगे, आदिकाल, उसके बाद आ जाएगा भक्ति काल, और फिर उसके बाद आ जाएगा रीति काल, और फिर उसके बाद आ जाएगा आधुनिक काल। और ये काल आपको चारों पढ़ने हैं, इस छोटे से हेडिंग के अंदर आ जाता है ये, इसीलिए आपका एस्टेट क्वालिफाई नहीं होता है। और आधुनिक काल को भी अगर मैं आगे बांटूं तो आधुनिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है, एक गद्य खंड के हिसाब से और एक पद्य खंड के लिहाज से। तो पद्य खंड में आपका आ जाता है भारतेंदु युग, फिर द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर प्रगतिवादी युग, फिर प्रयोगवाद और नई कविता। और गद्य खंड के अंदर आपके आ जाते हैं कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टार्ज। अब आप ये कहेंगे कि मैम शुरू से करवाइए, तो यहाँ पर दिक्कत हो जाती है कि जिसको तैयारी करनी है ना, वो एक तो गद्य और एक पद्य। तो गद्य की अगर मैं बात करूं तो ये सारा का सारा मैंने चैनल पर पढ़ा रखा है, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, अगर आप ये चाहते हैं कि कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध मैडम दोबारा पढ़ाए तो कम से कम जो छोटे छोटे टॉपिक आप उन्हें तो पढ़ ले, जैसे डायरी है, रिपोर्टार्ज है, संस्मरण है, ये मात्र 2-2 पेज के टॉपिक हैं, और एक हार्डली आप आधे घंटे में या घंटे में इन टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो ये आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें, मैंने पूरा अपने चैनल पर करवा रखा है, और पद्य खंड भी मैंने पूरा करवा रखा है। अब बच्चे क्या ढूंढते हैं कि मैडम ने तो सब्जेक्टिव के हिसाब से करवा रखा, हम तो इससे नहीं पढ़ेंगे, कोई ऐसा चैनल ढूंढेंगे जहां से एक लाइन का एक प्रश्न मिले बस। अब भाई एक लाइन का एक प्रश्न करोगे और प्रश्न पूछ लिया उन लाइनों के बीच में से, तो फिर बैठे रहना, फिर अगले मौके का इंतजार करना। तो मेरा ये नहीं है कि बना बनाया मसाला तो मैं तैयार दे दूं, मेरे पास बुक्स भी है, मैं बना बनाया भी दे दूं। अगर आपको वो नहीं पढ़ना है तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं ऑब्जेक्टिव के तरीके से ही आपको कंटेंट दूंगी, चाहे आपको समझ आए या ना आए, ठीक है। लेकिन जो मैं सब्जेक्टिव के तरीके से पढ़ा रही थी टॉपिक को, वो आपको मात्र समझाने के लिए था कि समझें और खुद से आप अपने नोट्स प्रिपेयर करें। अगर आप एक वीडियो देखकर किसी एक टॉपिक पर फिर आप कोई बुक खोल के देखना, आपको ये लगेगा कि यार ये तो हर जगह पर एक जैसा ही दे रखा है। एक आध क्वेश्चन के पीछे मत भटकना, किसी एक बुक को फॉलो करना और एक चैनल को, और अपने नोट्स बनाओ, तैयारी करो, ठीक है। तो ये मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, किस प्रकार से आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना है, और किस प्रकार से आपको कुछ पढ़ना है, वो सारा बता दिया है। अब देखो, एक रही बात हरियाणा जीके की, तो हरियाणा जीके में आप लोग जब भी फ़ोन खोलते हैं तो एंड बैंड की चीज़ें न देखकर
आप केवल हरियाणा जीके की कोई ऐसा चैनल ज्वाइन कर लें जिस पर करंट आती हो, 5 मिनट लगती हैं सुबह सुबह। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिसमें वो दिए रहते हैं डेली करंट अफेयर्स, और मॉर्निंग में ही आ जाती हैं 5-6 बजे, और उसको 5 या 10 मिनट भी नहीं लगती। आप उसको देखते रहें, 3-4 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि और पुराने जीके पढ़ें, जैसे मैं हरियाणा जीके में हरियाणा की संस्कृति है, हरियाणा की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, तो वो हार्डली आपके 7 या 8 चैप्टर है मुश्किल से। तो इसको आप 15 दिन में तैयार कर सकते हैं। रीडिंग जरूर ले लें, एक बार हर चीज़ के बारे में जरूर जान लें, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ लें चाहे आप वैसे पढ़ लें, तो थोड़ा सा पढ़ के इसे कर सकते हैं। अब रही बात मैथ और रीजनिंग, तो रीजनिंग के आप ये ऐसे मत करना कि कोई बच्चा अंधाधुंध होकर रीजनिंग के लगा रहा है, बिल्कुल नहीं लगना है। रीजनिंग के 10 प्रश्न आएंगे तो उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो हर एक बच्चा सोल्व कर लेता है। और मैथ हिंदी वाला चाहे कोई कितना ही पढ़ ले तो वो नहीं करेगा। मैंने मैथ का भी नहीं पढ़ा, मैं बस ये नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, और उसमें मैं क्या करती थी, ऐसे ही टिक माराती थी, कोई एक आधा सही होता हो गया, नहीं तो नहीं, मुझे कोई उससे मतलब भी नहीं था। फिर रीजनिंग के 6-7 क्वेश्चन जरूर सही हो जाते थे, हरियाणा जीके के 6-7 सही हो जाते थे, और साइकोलॉजी के भी। अब साइकोलॉजी अच्छा इम्पोर्टेंस अहम रोल आपकी निभाती है, साइकोलॉजी आप अच्छे से कर लें तो देखो 60 मार्क्स आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक अच्छे से कर लें, 30 नंबर की साइकोलॉजी अच्छे से कर लें, और 15 नंबर की जो कॉमन हिंदी आती है, हिंदी वालों के लिए आसान है, तो कितने हो गए 105 का हो गया। आपको मार्क्स चाहिए 90। आप कहेंगे मैम ये सारे सही नहीं होंगे, तो भाई इधर से गलत होंगे तो बच गए आपके 45, क्यों 55, 150 का आता है, तो 45 क्वेश्चन और रह गए, तो 45 में से आप कुछ हरियाणा जीके में भी लेंगे, कुछ आप रीजनिंग में भी लेंगे, तो उनमें से कुछ इंग्लिश में भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है, तो कुछ उधर से आएंगे, तो बहुत आसान है पास करना। जब मेरे टीजीटी में पास हुआ तो 110 के आसपास मार्क्स से हुआ, और पीजीटी वाला 101 से हुआ था, ठीक है, और हमेशा इतने मार्क्स के से ही हुए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। अब हम इसे सिलेबस को देख लेते हैं। तो ये मैंने बताया। अब हिंदी भाषा के विविध रूप एवं संवैधानिक स्थिति, ये टॉपिक आपको सेम टू सेम मैंने अपने चैनल पर इसी नाम से करवा रखा है और आपको मिल जाएगा। हिंदी भाषा का इतिहास, तो ये आज मैं कल टॉपिक डाल दूंगी। देवनागरी लिपि का इतिहास, ये दोनों टॉपिक शायद मैंने नहीं डाल रखे हैं, मैं डाल दूंगी। ये करवा रखा है देवनागरी लिपि का इतिहास, वैज्ञानिकता एवं विशेषताएं, ये टॉपिक मैंने पूरा करवा रखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण एवं विविध प्रवृत्तियां, सेम टू सेम इसी टॉपिक से विविध प्रवृत्तियों का अलग से टॉपिक हेडिंग मिल जाएगा। हिंदी साहित्य का नामकरण के नाम से आपको अलग से टॉपिक मिल जाएगा, और ये मैंने सारा करवा रखा है। तो ये मेरी तरफ से ये यूनिट हुई पड़ी है, लेकिन मैं फिर भी कह रहे हैं तो मैं दोबारा से करवा दूंगी। फिर मैंने ये एनसीईआरटी बताई आपको कैसे पढ़नी है, इस सारे में एनसीईआरटी है। आप इससे पजल्ड मत होना कि बुक के पीछे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक उनके पीछे पड़े रहो। आपको जैसे मैंने बताई है उसी हिसाब से ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। अब देखो भाई, अभी तक जितने सालों से एस्टेट हुआ है उसके बिहाफ पर मैंने बताया कि 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो इस तरीके के पूछे जाते हैं। हो सकता है इस बार कुछ चेंज कर दें, मैं अपने उस पे व्यूज से कह रही हूँ, हो सकता है ना भी करें, क्योंकि अभी तक कभी कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो ये इस हिसाब से है। कभी आप कह दें कि मैम ने तो ये कहा था भाई, ठीक है, तो ये मैंने उसके हिसाब से बताया है। अब बात ये एनसीईआरटी है, ठीक है, इसको ज्यादा नहीं बताएंगे हम। संकलित गद्य एवं पद्य रचनाओं पर आधारित प्रश्न। अब देखो, गद्य एवं पद्य रचना वही है, पाठों के नाम आप वो पढ़ लेंगे, पाठ का जो राइटर है उसके बारे में जब आप हिंदी साहित्य पढ़ेंगे तो वो सारे राइटर लगभग आपके हिंदी साहित्य के अंतर्गत आ जाएंगे। बसंत भाग 1, 2 और 3, ये 6ठी, 7वीं और 8वीं की बुक्स हैं जो मैंने आपको बता दी कैसे पढ़नी है। बाकी इन सब पर आपको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद काव्य शास्त्र एवं व्याकरण, तो काव्य गुण एवं काव्य दोष, भाई ये आपको समझने हैं। मैंने अपने चैनल पर बहुत काफ़ी ये फेमस भी हुई थी वीडियो, और इससे आप पढ़ सकते हैं, मैंने दे रखा है, आप डाल रखा है। आप परिभाषा पढ़ें और उससे अनुमान लगाएं कि किस प्रकार के शब्द हैं, तो हमें किस प्रकार से आंसर देना है। काव्य गुण, काव्य दोष, ये सारे डाल रखे हैं।
और अलंकार भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं। वैसे अलंकार की एक वीडियो मैं डालूंगी और इतनी बढ़िया ट्रिक से डालूंगी कि आप देखते ही टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद भाई ये छंद हैं, छंद की ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल रखी है, आप तुरंत देख लें, उसे उठाएं और देखें, ठीक है। उसके बाद ये सारे छंद हैं, छंद बहुत अच्छे से समझा रखे हैं और रस का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से करवा रखा है। फिर वर्ण विचार, स्वर एवं व्यंजन के प्रकार, प्रयत्न एवं स्थान की दृष्टि से सब मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं। अब फिर से आप डिमांड कर रहे हैं तो मैं फिर से करवा दूंगी, लेकिन जो बच्चा चाहता है कि वास्तव में मेरा स्टेट इस बार क्वालिफाई हो, मुझे टीचर बनना ही बनना है, तो जो मैंने पहले से वीडियो डाल रखे हैं आप वहां से शुरू कर दें। संज्ञा करवा रखा है, सरनाम करवा रखा है, विशेषण करवा रखा है, अविकारी शब्द करवा रखे हैं, सारे विकारी शब्द के भेद ही हैं ये सारे, ठीक है। क्रिया नहीं करवा रखा, वाक्य एवं पद विचार ये मैंने नहीं करवाए हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ ये शब्द नहीं करवाए हैं, ठीक है। ये वाली लाइन मैंने नहीं करवाई है तो ये मैं डाल दूंगी। उपसर्ग पर्दे मैंने नहीं करवाए हैं। संधि समास करवा रखे हैं, लेकिन संधि अब मैंने वैसे ही वीडियो डाली थी, अगर फिर कहेंगे तो मैं बहुत अच्छे से आपको संधि समझाऊंगी, लेकिन समास की वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझा रखा है। तो भाई ये था सिलेबस। ये जो आपको तीसरा जो पार्ट दिख रहा है ना, ये सिलेबस का थर्ड पार्ट, तो इसमें काव्य शास्त्र में से तो काव्य गुण काव्य दोष करने हैं आपको, और जो अलंकार हैं वो करने हैं। अलंकार के बाद आ जाता है, देखो इसमें क्या क्या इतना बड़ा बढ़ा रखा है, एक तो है इसमें छंद, दूसरा है इसमें अलंकार, फिर उसमें है अलंकार है, छंद है, और उसके बाद है रस, ये मेन टॉपिक है और ये सारे मैंने करवा रखे हैं। उसके बाद काव्य गुण एवं काव्य दोष ये भी करवा रखे हैं। फिर उसके बाद आ जाता है हिंदी व्याकरण, नीचे दे रखा है हिंदी व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण में समास बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, आप तुरंत देख लें। उसके बाद हैं जो मैंने बताया संज्ञा सर्वनाम विशेषण, और ये एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रखा है मैंने, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और पदबंध ये एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा रखे हैं मैंने, ठीक है। आप इन्हें देख सकते हैं, छंद देख सकते हैं, अलंकार अभी से अपनी वीडियो शुरू कर दें। तो काफ़ी कुछ मैंने डाल रखा है, अनेकार्थक शब्द भी मैंने डाल रखे हैं और वही डाले हैं जो मैंने पढ़े थे और उन्हीं में से प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो ये सारी मैंने सिलेबस जो आपको बता दिया, कहाँ से क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, ज़्यादा मत उजलना कि इसमें तो भाई विविध प्रश्न दे रखा है, भाई पाठ्यक्रम में संकलित गद्य रचनाएं, ऐसे शैली दे रखी है, क्या क्या पढ़ें, ऐसा भाव भाषा, ये सब ना सब्जेक्टिव पेपर के हैं, ये उसमें काम आते हैं। आपको सिर्फ उसको समझना है, आपके पास टाइम है तो आप चैप्टर एनसीईआरटी का रीड कीजिए, उसकी शैली को समझिए, उसकी भाषा को समझिए, उसके भाव को समझिए, ठीक है, आपको समझना है। और बाकी प्रश्न जो मैंने बताए उसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। बाकी अगर विचार करो तो ये सारा सिलेबस जो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो ये टीजीटी का था और उम्मीद करती हूँ आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी, और पीजीटी का मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, तो कल से आपको वीडियोस जरूर मिल जाएगी। और पहली वीडियो लेकर आएंगे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास, तो हिंदी भाषा का है वो पीजीटी में भी आएगा, टीजीटी में भी आपके काम आएगा और नेट में भी काम आएगा, ठीक है। तो कल से वहाँ से मैं वीडियो बना दूंगी। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, वीडियो बनाते बनाते गला भी बैठ जाता है। चैनल को अभी से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वही आपका एक सब्सक्रिप्शन है जो मुझे मोटिवेट करता है अगले वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। काफ़ी अच्छा सहयोग, वैसे जो मेरे साथ जितने भी मेरे फॉलोअर्स जुड़े हुए हैं, काफ़ी अच्छा सपोर्ट, उनका सहयोग मुझे मिल रहा है, काफ़ी अच्छे कमेंट्स करते हैं, तो उन सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। चैनल अपना मोनेटाइज हो चुका है, काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का, तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये सिलेबस है, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी, आप ये मैंने उठाया है गूगल से और वैसे मैंने पहले भी डाल रखी है, वो मैंने HBSC की साइट से लिया था, तो आप ये ना सोचें कि ये मैम ने कौन सा दे दिया, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।